आज की कक्षा में हम ज्योतिष को त्रिस्कंद क्यों कहा जाता है, त्रिस्कंद क्या है, त्रिस्कंद में क्या विवरण आना चाहिए, क्यों 3 स्कंदों में ज्योतिष को बांट दिया गया, ये समझेंगे हम। तो आज के विषय पर हम आते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को त्रिस्कंदीय शास्त्र कहा, यानी कि आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में बांट दिया गया। ज्योतिष शास्त्र को आसानी से समझने के लिए, आसानी से आपके चित्त मन विवेक में उतारने के लिए ज्योतिष शास्त्र को, जितना भी ज्योतिष शास्त्र का पाठ्यक्रम है उसको 3 भागों में बांटा गया। वह 3 इसके स्कंद कहलाते हैं, है ना। पहला है सिद्धांत, दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। ये 3 पार्ट डिवाइडेशन किए गए पूरे ज्योतिष के। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए और एक जैसे बिंदुओं को एक भाग में रख दिया ताकि छात्र या मानव समाज को ये पढ़ना आसान हो और समझना आसान हो। तो इस तरह से ज्योतिष को 3 स्कंद, त्रिस्कंद शास्त्र कहा गया। तो इसमें प्रथम स्कंद है सिद्धांत अर्थात गणित। इसको दूसरा भाग नाम इसको गणित भी बोला जाता है, क्योंकि इस भाग में पूरा ज्योतिष का जितना भी मैथमेटिकल पोर्शन है, जितना भी गणितीय भाग है वह आता है। तो ज्योतिष का जो ये भाग है सिद्धांत भाग, ये बहुत प्रमुख अंग है। इसमें गणित विद्या का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। इसमें काल की गणना की जाती है। काल की लघुत्तम इकाई से लेकर प्रलय अंत तक के काल की गणना की जा सकती है। इसमें गणित व बीज गणित दोनों का समावेश है। इस सिद्धांत में, इस भाग में सौर मास, चंद्रमास, सावन मास, नक्षत्र, ग्रहों का मार्गी होना, वक्री होना, गति, तीव्र मंद, ग्रहों का नीच उच्च आदि होना, है ना, दक्षिण में या उत्तर में गति का बढ़ना आदि का विवरण सिद्धांत ज्योतिष में आता है। इन सब की गणनाएं हम इस सिद्धांत ज्योतिष में सीखते हैं। पृथ्वी की स्थिति, सूर्योदय का होना, सूर्यास्त का होना, तिथि बढ़ना घटना, वार का आगे बढ़ना, वार आना, ग्रहों का कक्षा क्रम, लग्न आदि का प्राप्त होना, अधिक मास होना, है ना, मल मास का आना, ये सब कुछ हम इस संहिता सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यानी ये सब जो ये गति उपग्रहों की, पृथ्वी की आदि की गति पर आधारित गणनाएं हैं, और ये जितना भी प्राकृतिक परिवर्तन होता है, दिन रात का बनना, ये आदि आदि जो ग्रहों के अनुसार होता है, ये सब हम इस गणितीय भाग में समझते और सीखते हैं। सिद्धांत स्कंद को आगे भी 3 भागों में बांटा गया ताकि इसके पाठ्यक्रम को और सरल कर दिया जाए, है ना। तो इस सिद्धांत स्कंद को आगे 3 भागों में इसके सब पार्ट बना दिए गए। वो है पहला सिद्धांत, दूसरा तंत्र, तीसरा करण। सिद्धांत में तो कल्प आरंभ काल से ही गणना शुरू की जाती है। तंत्र में युग आरंभ काल से गणना शुरू की जाती है, और जो करण है उसमें जो अभिष्ट ये शक चल रहा है, इससे गणना शुरू की जाती है। तो इस तरह से सिद्धांत को समय काल के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। सिद्धांत स्कंद में प्रमुख कई ग्रंथ लिखे गए, बहुत अच्छे ग्रंथ जिसमें बहुत विस्तृत और सारगर्भित
ज्योतिषीय शास्त्रीय जानकारी हमको प्रदान की गई। उन कुछ ग्रंथों के उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ ताकि आगे आपको इस क्षेत्र में ज्ञानवर्धन करना हो तो आप इन ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत तत्व विवेक, सिद्धांत शेखर, पंच सिद्धांतिका आदि कई और भी हैं, लेकिन मुख्य यही हैं। आपको यदि सिद्धांत गणित में बहुत रुचि है, आप वो ज्ञान ज़्यादा इसमें अर्जित करना है, फलित की बजाय आपको इसमें ज़्यादा रुचि है, तो आप इन ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये शास्त्रीय ग्रंथ हैं जो ऋषि मुनि हमें मूल रूप में दे गए, उनको ही हमारे टीकाकारों ने बड़े सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। त्रिस्कंद का दूसरा भाग है संहिता। संहिता के अधीन ग्रहों की गति, ग्रहों की युति, मेघ लक्षण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्का विचार, भूकंप विचार, जल शोधन, शकुन विचार, वास्तु विद्या, ग्रहण विचार, मुहूर्त विचार आदि विषय आते हैं। यानी इन विषयों का हम अध्ययन इस संहिता ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। संहिता ज्योतिष को भी इसके पाठ्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें 3 सब पाठ कर दिए गए ताकि एक जैसा पाठ्यक्रम एक सब पाठ में आ जाए। तो पहला इसका भाग है, इसमें जो हम पढ़ते हैं, जो भी पाठ्यक्रम या जो भी बिंदु हम पढ़ते हैं वो है पंचांग विषयक। यानी इसके एक पहले भाग में आप पंचांग यानी तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये 5 अंग हैं पंचांग के। इन 5 अंगों का विस्तृत विवरण पढ़ेंगे, तो ये संहिता के अंतर्गत ही आता है। और इसके अलावा पर्व, त्यौहार, संस्कार आदि का जो मुहूर्त विधान है वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस भाग में संहिता के पंचांग विषयक भाग में आप इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ये मैं मात्र आपको एक ज्योतिष की प्रारंभिक जानकारी के अधीन ये जानकारी दे रही हूँ। तो फिर हम धीरे से आगे फलित पे बढ़ेंगे, तो आपको ये थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी पता होनी चाहिए। संहिता में आगे पाठ्यक्रम को बांटने के लिए दूसरा इसका भाग बना दिया गया राष्ट्र विषय। यानी कि जो प्राकृतिक उत्पात होते हैं, भूकंप है, वर्षा है, बिजली कड़कना है, वृष्टि आदि है, ये सब राष्ट्र विषयक विषय हैं। तो इनका हम अध्ययन इस पाठ में करते हैं। और तीसरा जो है एक व्यक्ति विषयक विषय वस्तु आ जाती है संहिता में, जैसे यात्रा, शकुन, स्त्री पुरुष लक्षण, वास्तु आदि, ये सब हम इस भाग में पढ़ते हैं। तो ये सारे जो बिंदु, जो विषय मैंने आपको बताए, सब संहिता के अंतर्गत ही आते हैं और संहिता में इन विषयों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो इन विषयों का विस्तृत वर्णन जो आपको मिलता है, उनके लिए मैं कुछ पुस्तकें आपको बता देती हूँ। जिनको रुचि हो, जो आगे शास्त्रीय प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हों, वो कुछ इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं संहिता शास्त्र को समझने के लिए। और जो मैंने संहिता में ये जितने भी विषय बताए हैं, इनका विस्तृत शास्त्रीय और प्रामाणिक अध्ययन आप इन पुस्तकों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हमारी उन ऋषि मुनि के द्वारा ही लिखी गई हैं और हमें दी गई हैं। जैसे कि नारद संहिता, भृगु संहिता, है ना, लोमश संहिता, बृहस्पति संहिता, वशिष्ठ संहिता, गर्ग संहिता आदि आदि। यदि आप इनका सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको इस विषय में रुचि और गहरी होती जाएगी और आपको सटीक
और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। इसके इतर तो आप भटक जाएंगे, है ना। त्रिस्कंद का तीसरा भाग है होरा। होरा यानी फलित, इसको जातक भी कहते हैं। फलित मतलब जो आप अब कुंडली का फलित करना सीखना चाहते हैं, वो इस भाग में आता है, ज्योतिष के त्रिस्कंदीय के तीसरे भाग में। तो होरा शब्द की उत्पत्ति अहोरात्र से हुई। अहो रात्र, अहो धन रात्र, अहो का हो लिया, धन रात्र का रा लिया, हो धन रा, हो रा बना दिया। अहो रात्र यानी एक पूरा दिन और रात, पूरा 24 घंटे का समय, ये अहोरात्र कहलाता है। यानी कि पूरे एक दिन में होने वाली क्रिया प्रणाली को इस होरा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो होरा शब्द कहाँ से और कैसे आया, आपको ये समझ आया। तो अहोरात्र से होरा बनाया गया। अहोरात्र का क्या अर्थ है? अहोरात्र का अर्थ है एक दिन रात, यानी एक पूरा दिन और पूरी रात, पूरा 24 घंटे का समय। इस विषय के अंतर्गत आप क्या क्या अध्ययन करेंगे? होरा के अंतर्गत इसमें आप अध्ययन करेंगे कि मानव जीवन के जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक घटने वाली शुभ अशुभ सभी घटनाओं का ज्ञान आपको होरा में प्राप्त होगा, जो कि आप कुंडली फलित के माध्यम से जानना सीखेंगे, है ना। तो इसके लिए भी आपको कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे ऋषि मुनि आचार्यों द्वारा दी गई हैं, ताकि आप उनका अध्ययन करें और ज्योतिष फलित में आगे बढ़ें। जैसे कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र, जातक परिजात, फल दीपिका, सारावली, मानसागरी आदि आदि। बहुत भंडार भर के गए हमारे आचार्य इस ज्ञान को समझने के लिए, परंतु इस ज्ञान को पढ़ना और समझने के लिए कुछ अनुशासन भी बताए हमारे आचार्य और ऋषि मुनियों ने। वह अनुशासन भी हमें धारण करने चाहिए, तभी आप इस ज्योतिष को बहुत आत्मसात अच्छे से कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रही हूँ। धर्म से इतर आप इस शास्त्र को नहीं ग्रहण कर सकते। आप कितना ही किताबों का ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक आप आध्यात्मिक नहीं हैं, धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, सत्य नहीं है, शालीन नहीं है, विवेकी नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, तब तक आप इस शास्त्र को बहुत सरलता से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मन वचन कर्म से सरल, सुंदर और साफ होना बहुत आवश्यक। ये कलयुग चमक की दुनिया है, राहुश दुनिया है। राहु हावी है इस समय, लेकिन राहु जैसे जितना जल्दी आपको चढ़ाता है शिखर पर, उतना ही तेजी से नीचे पटक भी देता है। तो राहु को मत ओढ़िए, गुरुत्व वाले गुण लाइए। ये मेरा छोटा सा आपसे अनुरोध है। इस ज्योतिष के सफर पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।